नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर (SOA), जल संभर प्रबंधन में डिप्लोमा (DWM), BNRI 101 जल संभर प्रबंधन के मूल तत्व, खंड -1 जल संभर प्रबंधन की संकल्पना, इकाई -1 जल संभर प्रबंधन की प्रस्तावना, 1.0 उद्देश्य। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप जल संभर प्रबंधन की संकल्पना की रूपरेखा को समझ सकेंगे, जल संभर प्रबंधन के उद्देश्यों और सिद्धांतों से परिचित हो सकेंगे। जल संभर प्रबंधन के इतिहास और विकास की व्याख्या कर सकेंगे और जल संभर परियोजना के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों की सूची बना सकेंगे। 1.1 प्रस्तावना। जल संभर की संकल्पना को समझने के लिए जब बरसात हो रही हो तब आपको घर से बाहर निकलना होगा। आप पाएंगे कि वर्षा के दौरान जल यहाँ वहाँ प्रवाहित होता है और अंततः एक निर्धारित पथ बना लेता है। अंततः यह एक विशेष स्थान, आपके क्षेत्र का सबसे निचले स्थान, पर एकत्र हो जाता है जो ढलान पर निर्भर करता है। वो क्षेत्र जहाँ से जल प्रवाहित होते हुए निम्नतम स्थान पर एकत्र होता है, जल संभर कहलाता है। क्या आपने कभी अपने घर की छत से गिरते हुए वर्षा जल के प्रवाह को देखा है? छत पर गिरने वाला जल सदैव एक विशेष निकास बिंदु, द्वार, से बाहर निकलता है। यदि इसे देखा जाए तो छत का क्षेत्र जल संभर कहा जा सकता है। आपके घर में विभिन्न छतों के लिए अलग अलग निकास द्वार वाली नालियां हैं। इस प्रकार आपके घर में अनेक छोटे छोटे जल संभर हो सकते हैं। जल संभर पद दो शब्दों से बना है। जल और समर। जल प्रकृति में अधिकांशतः ठोस, द्रव और वाष्प के रूप में होता है। जल संभर में जल मुख्यतः द्रव स्वरूप में होता है। संभर शब्द का अर्थ किसी छाया या छत से है जहां से जल एकत्र होकर बाहर निकलता है। इस प्रकार संभर को सीमा से बंधे उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां से वर्षा का जल किसी सामान्य निकासी स्थान या नाली के माध्यम से बाहर निकलता है। अगली इकाई में जल संभर प्रबंधन की भूमिका, इसके घटकों, मुख्य विशेषताओं तथा जल संभर चयन के लिए अपनाए जाने वाले आधारों की चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही इस इकाई में समेकित जल संभर प्रबंधन तथा संस्थागत व्यवस्था के महत्व पर भी प्रकाश डाला जाएगा। 1.2 जल संभर की परिभाषा। स्थलाकृति विज्ञान की दृष्टि से जल संभर प्रपात प्रणाली द्वारा निकलने वाले जल का सीमित क्षेत्र है, अर्थात यह वह भू क्षेत्र है जो जलधारा या नदी के किसी उस स्थान के ऊपर होता है जहां से जल ढलान से नीचे बहते हुए निम्नतम स्थान पर पहुंचता है। जल संभर एक जलविज्ञानी इकाई है जिसे प्राकृतिक संसाधनों के नियोजन और प्रबंधन हेतु अक्सर भौतिक इकाई, जैविक इकाई और एक सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक इकाई के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जल संभर को भूमि की उस प्राकृतिक इकाई के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जहां से जल सामान्य स्थल, जिसे जल निकासियों की प्रणाली या नाली भी कह सकते हैं, पर एकत्र होकर बाहर निकलता है। इस प्रकार जल संभर में प्रग्रहण क्षेत्र, कमान क्षेत्र और जलधारा का मुहाना क्षेत्र होते हैं। जल संभर का सबसे ऊपरी भाग मेड़, रिज कहलाता है तथा जल संभर की सीमा के साथ साथ मेड़ के भाग को जोड़ने वाली रेखा, मेड़ रेखा, रिज लाइन कहलाती है। इस प्रकार मृदा, जल तथा जैवद्रव्य संसाधनों के इष्टतम विकास के नियोजन हेतु जल संभर एक तार्किक इकाई है। 1.3 जल संभर प्रबंधन। जल संभर प्रबंधन भूमि तथा अन्य संसाधनों के उपयोग के मार्गदर्शन व संयोजन हेतु अपनाई जाने वाली वह प्रक्रिया है जिसके परिणामस्वरूप मृदा, जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों को बिना प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए वांछित कार्य और सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। व्यापक अर्थों में जल संभर प्रबंधन का अर्थ जहां एक ओर प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणाली अथवा वनस्पति, भूमि और जल जैसे तत्वों के बीच उचित संतुलन बनाए रखना है, वहीं दूसरी ओर मानव क्रियाकलापों के बीच भी संतुलन बनाए रखना है। जल संभर प्रबंधन संबंधी कार्यक्रमों का उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य, मिट्टी के भुरभुरेपन और जल निकासी में सुधार करना, संग्रहीत जल का दक्षतापूर्ण उपयोग करना तथा सिंचाई के उपयोग के लिए वर्षा जल को भंडारित करना और परिणामतः उत्पादकता को बढ़ाते हुए किसानों को अधिक आर्थिक लाभ पहुंचाना है। सामुदायिक विकास की दृष्टि से जल संभर प्रबंधन संबंधी कार्यक्रमों का उद्देश्य बाढ़, जलभराव तथा मृदाशनी या मिट्टी के कटाव को रोकना है ताकि कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो सके और घरेलू तथा औद्योगिक उपयोग के लिए अधिक विश्वसनीय तथा स्वच्छ जल की आपूर्ति हो सके। इन कार्यक्रमों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बाढ़ आने का जोखिम कम हो जाता है, अवसादन में कमी आती है तथा प्राकृतिक संसाधनों का प्रभावी और प्रभावशाली संरक्षण होता है। जल संभर प्रबंधन से जुड़े कार्यक्रमों का उद्देश्य मात्र व्यक्तिगत किसानों पर केंद्रित न होते हुए संपूर्ण कृषक समुदाय की दशा में सुधार करना है। 1.3.1
जल संभर प्रबंधन की आवश्यकता। जलसंभरों के अपघटन के परिणामस्वरूप तीसरे विश्व के देशों में करोड़ों लोगों की जीविका को संकट उत्पन्न हो गया है और इससे स्वस्थ कृषि तथा प्राकृतिक संसाधन के आधार का विकास गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। वर्तमान प्राकृतिक संसाधन आधार तेजी से नष्ट हो रहा है और इसका कारण बढ़ते हुए पशुधन व मनुष्यों की जनसंख्या के परिणामस्वरूप मृदा और वानस्पतिक प्रणाली का क्षमता से अधिक उपयोग है। जनसंख्या की वृद्धि से वनों, सामुदायिक भूमियों तथा सीमांत कृषि भूमियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा खेती की अनुचित प्रथाओं को अपनाने को बल मिलता है। वनों का विनाश होता है और चरागाह नष्ट होते हैं। इससे नदी प्रणाली में आवश्यकता से अधिक अवसादन या तलछटीकरण होता है जिससे पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचती है और इस प्रकार निचले क्षेत्रों में जो लोग उस नदी जल का उपयोग करते हैं उन्हें बहुत क्षति पहुंचती है। जलसंभर प्रणाली ने माल्थस प्रभाव से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। माल्थस प्रभाव में यह माना गया है कि जनसंख्या में वृद्धि आहार पूर्ति के संसाधनों में वृद्धि की तुलना में अधिक तेजी से होती है। जलसंभर प्रबंधन संबंधी कार्यक्रम माल्थस प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि जलसंभर प्रबंधन संबंधी कार्यक्रमों से जलसंभर ढलानों का दुरुपयोग रुकता है, प्राकृतिक प्रपातों या जल धाराओं में सुधार होता है तथा जल संसाधनों में वृद्धि होती है। ऐसा जन सामान्य के सक्रिय सहयोग तथा भागीदारी से ही संभव होता है। जलसंभर प्रबंध संबंधी कार्यक्रमों में संपूर्ण समुदाय तथा प्राकृतिक संसाधन, विशेष रूप से भूमि और जल संसाधन शामिल होते हैं। जलसंभर विकास संबंधी कार्यक्रमों के माध्यम से उपरोक्त घटकों के प्रभाव को निम्नानुसार आंका जा सकता है। आय सृजन, रोजगार की प्रवृत्ति, घरेलू परिसंपत्तियों, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, ऊर्जा उपयोग तथा महिलाओं और भूमिहीनों पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में सामाजिक आर्थिक रुझान, परियोजनाओं के क्रियाकलापों की ओर लोगों की समझ, उनकी प्रवृत्ति व व्यवहार के साथ साथ परियोजनाओं के अंतर्गत विकसित होने वाले प्रस्तावित संसाधन प्रबंधन में जन सामान्य की भागीदारी। फसलों और चारे की उत्पादकता, उत्पादन, फसल पद्धतियों और भूमि उपयोग को अपनाने या उन्नत फसल क्रियाओं में परिवर्तन, गैर खेती योग्य भूमियों में बहुवर्षीय फसलों के उत्पादन की संभावना व उनका विकास तथा काष्ठ और गैर काष्ठ उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि और पशुधन दुग्धोत्पादन में सुधार से संबंधित नीति, वानस्पतिक आच्छादन निर्मित करके रनऑफ तथा मृदा हानि में कमी लाकर और पशुधन व दुग्धोत्पादन नीति में सुधार करके पर्यावरण में सुधार, वनस्पति, पशु तथा पर्यावरण के संदर्भ में भूमि और जल का सदुपयोग, मृदा क्षरण या मिट्टी में कटाव, बाढ़ों का नियंत्रण, सूखे से निपटना, मृदा में जल की उपलब्धता बढ़ाना, सतह पर और भूमिगत जल भंडारण, ईंधन, चारे और खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और नियोजन और कार्यान्वयन के लिए विकास या संस्थाएं। 1.3.2 जलसंभर प्रबंधन के मुख्य केंद्र बिंदु। जलसंभर संबंधी कार्यक्रमों में मुख्यतः निम्न पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ग्राम की सामुदायिक भूमियां और निजी भूमियां, संस्थागत सामुदायिक भागीदारी, टिकाऊ ग्रामीण आजीविका अवलंब प्रणाली, विकेंद्रीकृत नियोजन तथा निर्णय लेना, घाटी उपचार दृष्टिकोण संबंधी पहल, जलसंभर इकाई का समेकित व संपूर्ण विकास, पंधारियों, साझेदारों की भागीदारी के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और विकास कार्यक्रम के नियोजन हेतु सर्वश्रेष्ठ इकाई उपलब्ध कराना। 1.3.3 जलसंभर प्रबंधन की संकल्पना। जलसंभर प्रबंधन भावी पीढ़ी के हितों का ध्यान रखते हुए वर्तमान जनसंख्या की आवश्यकताओं को टिकाऊ रूप से पूरा करने की संकल्पना पर आधारित है। जलसंभर प्रबंधन की संकल्पना जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के कारगर उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। जलसंभर प्रबंधन की संकल्पना को अंग्रेजी के शब्द पावर से सांकेतिक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। P= खाद्य चारा, ईंधन, फल, रेशों, मछली, दूध इत्यादि का संयुक्त रूप से टिकाऊ आधार पर उत्पादन। प्रदूषण नियंत्रण = बाढ़ों से बचाव। O= पशुओं को चराने जैसी आवश्यकता से अधिक होने वाली जैविक क्रियाओं के नियंत्रण द्वारा संसाधनों के आवश्यकता से अधिक दोहन को न्यूनतम किया जाना चाहिए। खेती संबंधी सभी कार्यों के परिचालन की दृष्टि से व्यवहारिक होना तथा जलसंभर में विभिन्न स्थानों तक आसानी से पहुंच के साथ साथ अनुवर्ती कार्यक्रम अपनाना। W= विभिन्न उद्देश्यों के लिए सुविधाजनक स्थानों पर जल का भंडारण, चुने हुए स्थानों में वन्य पशुओं तथा देसी पौधों की नस्लों का संरक्षण। E= क्षरण या मिट्टी कटाव पर नियंत्रण, पारिस्थितिक प्रणाली की सुरक्षा। E= आर्थिक स्थिरता, रोजगार सृजन। R= वर्षा जल संग्रहण,
भूजल का पुनर्ग्रहण, सूखे के संकट में कमी, बहुउद्देशीय जलाशयों में तलछटीकरण या अवसादन को कम करना। पुनर्सृजन पावर केवल सांकेतिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जल संभर संबंधी कार्यक्रमों में वह वास्तविक शक्ति निहित है जो लाभ प्राप्तकर्ताओं को सामाजिक आर्थिक दृष्टि से शुद्ध बनाती है। 1.3.4 जल संभर प्रबंधन के लाभ। जल संभर प्रबंधन से निम्नलिखित लाभ होने की संभावना होती है। बांध, भूमि कटाव तथा तलछट का नियंत्रण। एकांक जलमात्रा द्वारा एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से होने वाली उत्पादकता में वृद्धि। फसलीकरण की गहनता में वृद्धि। वैकल्पिक भूमि उपयोग प्रणालियों के माध्यम से बंजर भूमियों का उचित उपयोग है। पारिस्थितिक संतुलन का सुनिश्चित होना। समेकित फार्मिंग प्रणाली के माध्यम से सर्वोच्च आय होना और प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियों में भी आय का स्थिर रहना। 1.3.5 जल संभर प्रबंधन के उद्देश्य। जल संभर प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य न केवल भूमि और जल से संबंधित समस्याओं से निपटना है, बल्कि किसी भी अन्य संसाधन से जुड़ी समस्या से निपटना भी है। इसका आधार यह होना चाहिए कि सभी संसाधन एक दूसरे पर निर्भर है, अतः इनसे संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए उन पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए। जल संभर का उद्देश्य जल संभर क्षेत्र में रहने वाले सामान्य व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार करना है। ऐसा उसकी अर्जन करने की क्षमता बढ़ाकर, बिजली जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराकर, सिंचाई के लिए जल व पेयजल की आपूर्ति बढ़ाकर, बाढ़ या सूखे के भय से मुक्ति दिलाकर किया जा सकता है। जल संभर प्रबंध के उद्देश्यों में सभी संसाधनों तथा मिट्टी, जल व रोपण फसलों, पशुधन व मत्स्यिकी सहित अन्य फसलों व मानव जनसंख्या आदि का संपूर्ण व कारगर उपयोग शामिल है, ताकि जल संभर क्षेत्र में टिकाऊ समृद्धि लाई जा सके। वन, चरागाह, खेती योग्य भूमि और बंजर भूमियों को जलविज्ञानी दृष्टिकोणों से अंतर संबंधित इकाइयां माना जाना चाहिए। सभी प्रकार के भूमि उपयोगों की दशा को सुधारा जाना चाहिए ताकि बढ़ती हुई मानव व पशुधन की जनसंख्या की मांग की पूर्ति की जा सके। यह आवश्यक है कि सभी विकासात्मक कार्य जलसंभर आधार पर संपूर्ण जलसंमय क्षेत्र में किए जाएं और इन क्रियाकलापों को नियोजित प्रावस्थाओं में पूरा किया जाए। तथापि जलसंभर से बाहर पड़ने वाली कुछ ऐसी भूमियों का भी उपचार किया जाना चाहिए जिन्हें भौगोलिक दृष्टि से भले ही अलग माना गया हो, लेकिन वे जलसंभर क्षेत्र के आसपास हो। ऐसा सामाजिक आर्थिक पहलुओं के आधार पर किया जाना चाहिए। 1.3.6 जलसंभर प्रबंधन के सिद्धांत। जलसंभर प्रबंधन के मुख्य सिद्धांत संसाधन संरक्षण, संसाधन सृजन और संसाधन उपयोग पर आधारित है, जो इस प्रकार हैं। भूमि का उसकी क्षमता के अनुरूप उपयोग, मृदा की ऊपरी उर्वर परत की सुरक्षा, भंडारण तालाबों, जलाशयों तथा निचली उर्वर भूमियों में अवसादन या तलछटीकरण के संकट को कम करना, वर्ष भर मृदा की सतह पर पर्याप्त वानस्पतिक आच्छादन बनाए रखना। स्वस्थानीय वर्षा जल का संरक्षण, अतिरिक्त जल का वानस्पतिक जल मार्गों के माध्यम से भंडारण स्थलों तक सुरक्षित विपक्षण, निर्धारित अंतरालों पर रोक या चेक लगाकर नालियों को स्थायी बनाना और इस प्रकार भूजल पुनर्भरण को बढ़ाना, फसल गहनता व भूमि समतुल्य अनुपात को अंतर फसलन व क्रम फसलन के माध्यम से बढ़ाना, विभिन्न प्रकार के विकल्पों तथा संयोजनों के साथ साथ कृषि, बागवानी, वानिकी, चरागाह प्रणालियों सहित वैकल्पिक भूमि उपयोग प्रणालियों के माध्यम से सीमांत भूमियों का सुनिश्चित उपयोग, पूरक और गैर मौसमी सिंचाइयों के लिए जल संग्रहण, प्रति इकाई उपलब्ध जल के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल और प्रति इकाई समय में कृषि उत्पादकता को सर्वोच्च करना, मानव पशु पादप जल संकुल के लाभ के लिए पारिस्थितिक प्रणाली का टिकाऊपन सुनिश्चित करना, वर्षों से चले आ रहे परस्पर असंबद्ध व गतिशील फसल, पशुधन, वृक्ष, श्रम संकुल से प्राप्त होने वाली संयुक्त कम आय को सर्वाधिक करना और कुल आय में स्थायित्व लाना। जब आपने उपरोक्त बोध प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं तो अब हम इकाई के अगले अनुभाग में जाएंगे तथा जलसंभर प्रबंधन के इतिहास व इसके विकास की चर्चा करेंगे। 1.4 जलसंभर प्रबंधन का इतिहास और विकास। सभ्यता के आदिकाल से जल सदैव सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन रहा है। ताजे जल की उपलब्धता सीमित होने के कारण इसका उचित प्रबंधन सदैव महत्वपूर्ण माना गया है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण इसकी मांग में भी तेजी से वृद्धि हुई है और इस प्रकार अब जल की महत्ता बहुत बढ़ गई है। जल से जुड़े हमारे पूर्व क्रियाकलापों का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों के अस्थिर ढलानों से बहकर आने वाले जल को नियंत्रित करना था, जिसमें विशेष बल बाढ़ों से होने वाली क्षति को न्यूनतम करने पर दिया जाता था। अनियंत्रित जल प्रवाह के कारण होने वाला विनाश तथा क्षति, जल अधिक महत्वपूर्ण था।
जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए जल विकास किया गया, जिसके परिणामस्वरूप सिंचाई प्रणालियों का भंडारण संरचनाओं में तलछटीकरण या अवसादन की समस्या उत्पन्न हुई, जिसके कारण इनकी जल भंडारण क्षमता गंभीर रूप से घट गई। इस समस्या से निपटने के लिए जल संरक्षण के उपाय अपनाए गए ताकि जलसंभर में मिट्टी के कटाव को नियंत्रित किया जा सके। तुलना में की कमी की भंडारण संरचनाओं का विकास हुआ। जलसंभर प्रौद्योगिकी की पूर्ण क्षमता का दोहन आधुनिक युग की शुरुआत में आरंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय से जलसंभर प्रबंधन अत्यधिक राष्ट्रीय रुचि का विषय बन गया। आरंभ में जलसंभर प्रबंधन की संकल्पना ऊपर से नीचे का दृष्टिकोण अपनाते हुए लागू की गई, जिसमें मृदा और जल संरक्षण के उपायों को लागू करने पर विशेष बल दिया गया है। मृदा तथा जल संरक्षण संबंधी उपायों के प्रत्यक्ष तथा तत्काल लाभों के प्राप्त न होने के कारण जलसंभर समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो सकी, जो जलसंभर संबंधी परियोजनाओं की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक थी। इससे जलसंभर प्रबंधन की संकल्पना में संपूर्ण बदलाव लाया गया। जलसंभर के टिकाऊ विकास के लिए उपरोक्त दृष्टिकोण के स्थान पर नीचे से ऊपर या बॉटम अप दृष्टिकोण को अपनाया गया। जलसंभर विकास संबंधी क्रियाकलापों को करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जलसंभर के प्राकृतिक संसाधनों, विशेषकर मृदा और जल पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन न बिगड़े। जलसंभर प्रबंधन से संबंधित क्रियाकलापों में अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठन जुड़े हुए हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन, वैज्ञानिक जल विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय संगठन, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय वन अनुसंधान संगठन का संघ, विश्व मौसम विज्ञानी संगठन आदि कुछ ऐसे संगठन हैं जो जलसंभर प्रबंधन से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में प्रमुख हैं। 1.4.1 भारत में जलसंभर विकास। जलविज्ञानी निगरानी के संदर्भ में जलसंभर संबंधी क्रियाकलाप 1956 में केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान के 8 केंद्रों में स्थित 42 छोटे जलसंभरों में आयोजित किए गए। इसके पश्चात 1974 में देश के विभिन्न भागों में जलसंभर पर आधारित परिचालनीय अनुसंधान परियोजनाएं आरंभ की गई, ताकि मृदा क्षति में कमी आए व जल की उपलब्धता बढ़े, जिससे फसल गहनता व कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो सके और रोजगार सृजित हो सके। केंद्र व राज्य सरकारों ने जलसंभर दृष्टिकोण पर आधारित अनेक विकास कार्यक्रम आरंभ किए हैं, जिनकी रूपरेखा नीचे दी गई है। भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय इन प्रयासों में सबसे आगे है तथा ये जल संग्रहण के उद्देश्य से विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। 2000 से 4000 हेक्टेयर क्षेत्र वाले अत्यधिक क्षतिग्रस्त जलसंभरों को सुधार के लिए अपनाने के साथ साथ इन क्षेत्रों में मृदा व जल संरक्षण के उपाय भी अपनाए जा रहे हैं। 1. सूखा प्रवण क्षेत्रों में समेकित कृषि विकास। बारानी खेती पूर्णतः अनिश्चित तथा व्यापक रूप से वर्षा में विविधता वाली बारानी भूमियों पर की जाती है, जहां कृषि उत्पादकता बहुत कम है। जिस वर्ष बरसात कम होती है या नहीं होती है, उस वर्ष स्थिति और भी विकट हो जाती है तथा इस क्षेत्र के लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार के सूखा प्रवण कार्यक्रम का उद्देश्य शुष्क खेती वाले क्षेत्रों में समेकित कृषि विकास को बढ़ावा देना है, जिसके लिए स्थानीय राहत देने के स्थान पर पारिस्थितिक रूप से संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उत्पादक अवसंरचना सृजित की जाती है, ताकि आपात स्थितियों में समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को तत्काल रोजगार दिया जा सके। इस कार्यक्रम की एक नियोजित क्रियाविधि है, जिसमें मास्टर प्लान तैयार करने के लिए विस्तृत मृदा सर्वेक्षण, जलविज्ञानी सर्वेक्षण तथा स्थलाकृति सर्वेक्षण प्रस्तावित किया गया था। इसके आधार पर क्षेत्र की वर्तमान स्थितियों के अनुसार भूमि उपयोग की क्षमता का वर्गीकरण किया जाता है तथा कुएं खोदे जाते हैं और जल संग्रहण संबंधी कार्यक्रम, तालाबों का निर्माण या प्रग्रहण क्षेत्रों में चेक बांधों का निर्माण आदि भी कार्यान्वित किए जाते हैं। मरुस्थल विकास कार्यक्रम। ये कार्यक्रम 1977-78 में मरु क्षेत्र के मरुभूमि के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए आरंभ किया गया था। इसमें दीर्घावधि पारिस्थितिक संतुलन की बहाली के लिए वर्षा के साथ साथ भूमि, जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण व उपयोग शामिल था तथा इस कार्यक्रम में राज्य, केंद्र के ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों से भी संपर्क बनाए रखा गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वनीकरण है, जिसमें बालू के टीलों, सैंड ड्यून को स्थिर करने, शरण पट्टी रोपण तथा घास भूमि के विकास, मृदा और नमी संरक्षण व जल संसाधनों के विकास जैसे कार्यों पर विशेष बल दिया गया। इस कार्यक्रम को संपूर्ण वित्तीय सहायता केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है और इसमें 5 राज्यों नामतः राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उष्ण शुष्क क्षेत्र, जम्मू व कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश, शीत शुष्क क्षेत्र के 21 जिलों के 131 ब्लॉकों का लगभग 362 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है।
उत्तर प्रदेश में हिमालय जलसंभर प्रबंधन परियोजना। विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से 1983 में हिमालय जलसंभर प्रबंधन परियोजना उत्तराखंड के गढ़वाल में नायर तथा कुमाऊं के पनार में 2 जलसंभरों में 47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आरंभ की गई। इसका उद्देश्य घटते हुए वन आच्छादन, पशुओं की अत्यधिक चराई, गैर समझे बूझे भूमि के उपयोग तथा लापरवाही से सड़कों के निर्माण के कारण हिमालय की पारिस्थितिक प्रणाली को होने वाली क्षति को कम करना था। समेकित जलसंभर प्रबंधन पर परिचालनीय अनुसंधान परियोजनाएं। ये परियोजनाएं 16 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में फैले 47 जलसंभरों में 35,739 हेक्टेयर क्षेत्र में 1983 में आरंभ की गई थी। इन्हें भारत सरकार के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की वित्तीय सहायता से शुरू किया गया था तथा इनके लिए तकनीकी मार्गदर्शन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा उपलब्ध कराया था। इन परियोजनाओं का उद्देश्य पर्यावरण के अपघटन को रोकने, जल के रूप में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करने, टिकाऊ वनस्पति आच्छादन का निर्माण करने और फसल वाली भूमियों की उत्पादकता में सुधार करने के लिए आम जनों की भागीदारी वाले कार्यक्रमों का विकास करना था। बारानी कृषि पर राष्ट्रीय जलसंभर विकास कार्यक्रम। ये कार्यक्रम 1986-87 में आरंभ किया गया था और यह उन 25 राज्यों की गैर सिंचित कृषि योग्य भूमियों में लागू किया जा रहा है जहां वार्षिक वर्षा 500 से 1125 मी या इससे अधिक होती है। जिन जिलों में 30% से अधिक क्षेत्र सिंचित है उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। इस कार्यक्रम को 8वीं पंचवर्षीय योजना में पुनर्गठित किया गया ताकि जैव द्रव्य उत्पादन में टिकाऊपन लाया जा सके और देश के व्यापक बारानी क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन बहाल किया जा सके। इसके अंतर्गत भूमि, जल, पौधों, पशुओं और मानव संसाधनों के संरक्षण व उपयोग पर अधिक समांगी व समेकित विधि से ध्यान केंद्रित किया जाता है और इसके लिए कम लागत वाली साधारण, प्रभावी तथा अनेक जगह अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकी को अपनाया जाता है। व्यापक रोजगार का सृजन किया जाता है तथा सिंचित और बारानी क्षेत्रों के बीच मौजूद असमता को कम किया जाता है। इस परियोजना के मुख्य क्रियाकलापों में शामिल हैं इष्टतम फसल प्रणाली, शुष्क भूमि बागवानी, चारा उत्पादन और फार्म वानिकी सहित भूमि व नमी का प्रबंधन, आकस्मिक व आवश्यक बीज तथा रोपण सामग्री का भंडारण, राज्य, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर स्टाफ तथा किसानों के लिए प्रशिक्षण, संगोष्ठियां तथा अध्ययन दौरे, छोटे तथा सीमांत किसानों की भूमि पर विभिन्न फसलों के लिए अनुकूलनशील अनुसंधान परीक्षण, सर्वेक्षण उपकरणों तथा आदिरूप, प्रोटोटाइप, औजारों की खरीद, उनका निर्माण तथा आपूर्ति और फील्ड नियम पुस्तिकाएं या मैनुअल तथा प्रचार सामग्री तैयार करना। इस कार्यक्रम से निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। जलसंभर विकास कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रभावी संगठनात्मक ढांचे हेतु बहुविषयी दल का एकीकृत कमान दृष्टिकोण है। कंटूर फॉर्मिंग द्वारा काली और लाल दोनों प्रकार की मिट्टियों में विभिन्न फसलों की उत्पादकता में वृद्धि और कंटूर वानस्पतिक बाड़ों के आधार पर विभिन्न फॉर्मिंग प्रणालियों में उल्लेखनीय स्वस्थानीय नमी संरक्षण, फसल गहनता व उत्पादकता में वृद्धि। समेकित जलसंभर विकास कार्यक्रम। वर्ष 1989 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य जलसंभर आधार पर बंजर भूमि का विकास करना है और इसमें वंचरागाह तथा बंजर भूमि में मृदा नमी संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। बाढ़-प्रवण नदियों के प्रग्रहण क्षेत्र में समेकित जलसंभर प्रबंधन। ये कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गंगा के मुहाने की 8 बाढ़-प्रवण नदियों नामतः अजोय, गोमती, पुनपुन, रूपनारायण, साहिबी, सोन, ऊपरी गंगा और ऊपरी यमुना के क्षेत्रों में आरंभ की गई थी। ये 16.7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली संघ राज्य में फैला हुआ है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बड़ी मात्रा में वर्षा जल को सोखकर कटाव में कमी लाकर और इस प्रकार नदियों में तलछट, गाद को कम करके तथा उत्पादक मैदानी क्षेत्र में बाढ़ों के प्रभाव को कम करके जलसंभर की क्षमता को बढ़ाना है। पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्रों के लिए समेकित जलसंभर विकास परियोजना। विश्व बैंक की यह परियोजना हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब तथा हरियाणा में 1.24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आरंभ की गई है, जिसका उद्देश्य मृदा तथा जल संरक्षण से संबंधित उपयुक्त तकनीकों को अपनाकर प्राकृतिक पर्यावरण के अपघटन की गति को धीमा करना या उसे रोकना है। समेकित जलसंभर विकास परियोजना मैदानों के लिए।
विश्व बैंक की यह परियोजना गुजरात, उड़ीसा और राजस्थान के 4.33 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लागू की गई है, जिसका उद्देश्य टिकाऊ तथा अन्यत्र अपनाई जाने वाली उत्पादन प्रणाली को बढ़ावा देकर विभिन्न प्रकार के कृषि तथा पारिस्थितिक अपघटन की गति को कम करना या उसे रोकना है। जल संभर प्रबंधन संबंधी अन्य परियोजनाएं। देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता से जल संभर प्रबंधन की कुछ अन्य परियोजनाएं भी लागू की जा रही है। 1.5 जल संभर कार्यक्रमों के लिए दिशानिर्देशों। वर्ष 1994-95 में भारत सरकार के ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय ने जल संभर क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग, रोजगार सृजन और समग्र सामाजिक आर्थिक जल संभर समिति, स्व सहायता समूहों तथा ग्राम स्तर पर उपयोगकर्ताओं के समूहों आदि का विस्तृत संस्थागत ढांचा उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2003 में एक नई पहल हरियाली को आरंभ करके इन दिशानिर्देशों में और संशोधन किया गया। हरियाली के अंतर्गत जल संभर विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रशासनिक और वित्तीय दोनों दृष्टियों से पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक सशक्त बनाया गया। हरियाली के ये दिशानिर्देश IWDP, DPAP, DDP तथा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी अन्य कार्यक्रम पर लागू हैं। वर्ष 2008 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जल संभर विकास परियोजनाओं 2008 के लिए सामान्य दिशानिर्देश जारी किए, जो निम्न विशेषताओं से युक्त है। समानता तथा लिंग संवेदनशीलता। जल संभर विकास परियोजनाओं को समग्रता का प्रतीक माना जाना चाहिए। परियोजना लागू करने वाली एजेंसियों को समानता की दृष्टि से संसाधनहीन वर्ग को ये सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। उत्पादकता और आय में सुधार तथा निर्धनों की परिसंपत्तियों में निवेश के माध्यम से उनकी आजीविका के अवसरों को बढ़ाना। गरीबों, विशेषकर महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए स्थितियों में सुधार। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना तथा संस्थागत व्यवस्थाओं में उनका प्रतिनिधित्व। और कम संसाधन वाले वर्ग के लिए सामान्य संपत्ति संसाधनों के माध्यम से संपत्तियों पर उनका अधिकार दिलाना। विकेंद्रीकरण। परियोजना प्रबंधन से विकेंद्रीकरण, अधिकारों को बांटने एवं वृत्तीकरण, प्रोफेशनलिज्म में सुधार होता है। पंचायती राज संस्थाओं के समग्र ढांचे के अंतर्गत उपयुक्त संस्थागत व्यवस्थाओं को स्थापित करके तथा विविध प्रकार की स्थानीय स्थितियों में मानदंडों में परिचालनीय लचीलापन लाकर विकेंद्रीकरण को बढ़ाया जा सकता है। नीतियों को तर्कसंगत बनाने के लिए अधिकारों से संपन्न सशक्त समितियां, प्रशासनिक सहायता में निरंतरता और धनराशि को समय पर जारी करना कुछ ऐसे अन्य पहलू हैं जो प्रभावी विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सहायक सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसियां, सामाजिक गतिशीलता, सामुदायिक संगठन, नियोजन और कार्यान्वयन में समुदायों की क्षमता के निर्माण, समानता की व्यवस्था को सुनिश्चित करना आदि ऐसे घटक हैं जिनके लिए गहन सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। आवश्यक कुशलताओं और विशेषज्ञता से युक्त पेशेवर दलों वाले स्वयंसेवी संगठनों सहित सक्षम संगठनों को एक कठोर और प्रभावी प्रक्रिया द्वारा चुना जाना चाहिए तथा उन्हें ऊपर बताए गए विशिष्ट कार्य संपन्न करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। सामुदायिक भागीदारी का केंद्र बिंदु। जल संभर परियोजनाओं के नियोजन, बजट बनाने, कार्यान्वयन तथा प्रबंधन में प्राथमिक पंधारियों, स्टेक होल्डरों को शामिल करना परियोजनाओं की सफलता का केंद्र बिंदु है। सामुदायिक संगठन परियोजना संबंधी क्रियाकलापों में ग्राम सभाओं को घनिष्ठ रूप से संबद्ध करने के साथ साथ इन क्रियाकलापों के लिए जवाबदेह भी होने चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी तथा सुदूर संवेदन के क्षेत्र में हुई प्रगतियों तथा वर्तमान रुझानों से अब ये संभव है कि किसी भी क्षेत्र या अंचल के विभिन्न फील्ड स्तर की विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सके। अतः हमारा प्रयास जल संभर संबंधी कार्यक्रमों की नई दृष्टि में सशक्त प्रौद्योगिकी निवेशों के निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। निगरानी, मूल्यांकन और अधिगम। भागीदारीपूर्ण, परिणामदायक तथा प्रभावोन्मुख और उपभोक्ताओं पर केंद्रित निगरानी, मूल्यांकन और अधिगम प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए ताकि नियोजन, परियोजना का डिजाइन तैयार करने तथा कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए उचित फीडबैक भी प्राप्त हो सके। संगठनात्मक पुनर्गठन। राष्ट्रीय, राज्य, जिला और परियोजना के स्तरों पर उचित तकनीकी व व्यावसायिक सहायक संरचनाओं की स्थापना तथा परियोजनाओं के प्राधिकारियों के बीच कारगर व प्रभावी भागीदारी और कार्यान्वयन एजेंसियों तथा सहायक संगठन आदि जल संभर प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। कम लागत के फार्म, तालाब, नालों पर बने बांध, चेक बांध, निहचाल, निस्तार, तालाब तथा भूजल पुनर्भरण की अन्य युक्तियों जैसी छोटी जल संग्रहण संरचनाओं का विकास। जल स्रोतों का नवीकरण व उन्हें बढ़ाना। पेयजल, सिंचाई, मात्स्यिकी विकास के लिए गांवों के तालाबों से गाद या तलछट को निकालना। ग्रामीण तालों, तालाबों,
फार्म तालाबों आदि में मत्स्यिकी विकास, खंड स्तर पर रोपण, कृषि वानिकी व बागवानी विकास, शरण पट्टियों पर रोपण, बालू के टीलों का स्थिरीकरण आदि जैसी युक्तियों सहित वनीकरण, स्वतंत्र रूप से या वृक्षारोपण से युक्त चरागाहों का विकास, वृक्षारोपण, पहाड़ी क्षेत्रों में बेंच टेरेस बनाकर चारे, इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, बागवानी और गैर इमारती वन्य उत्पादन देने वाली वृक्ष प्रजातियों के लिए नर्सरी उगाने, स्वस्थाने मृदा और नमी संरक्षण के उपायों द्वारा भूमि का विकास, वानस्पतिक और अभियांत्रिकीय संरचनाओं के मिले जुले उपयोग से जल निकासी नालियों का उपचार। पहले किए गए सार्वजनिक निवेशों से इष्टतम और टिकाऊ लाभ प्राप्त करने के लिए जलसंभर में मौजूद जनसामान्य संपत्ति परिसंपत्ति तथा संरचनाओं की मरम्मत, उनका पुनरुद्धार और उन्नयन, नई फसलों, किस्मों अथवा नई प्रबंधन विधियों के लोकप्रियकरण के लिए फसल प्रदर्शन और ऊर्जा बचाने वाली गैर परंपरागत युक्तियों, ऊर्जा संरक्षण के उपायों, जैव ईंधन वाले वृक्षों के रोपण आदि को बढ़ावा देना तथा उनका प्रवर्धन। 1.7 सारांश। प्राकृतिक संसाधनों के नियोजन और प्रबंधन के लिए जलसंभर एक जल विज्ञानी। जलसंभर प्रबंधन संबंधी कार्यक्रमों को प्रभावी और कारगर ढंग से लागू करने के लिए तकनीकी, वित्तीय तथा संस्थागत ढांचे पर समेकित दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं, जिनमें विशेषज्ञ समिति द्वारा समय समय पर संशोधन किया गया है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।